सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अथराइडर AK। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहली बार किसी इफ़रित जिन के ऊपर कोई स्टोरी बना रहा हूँ। इतनी तगड़ी और इतनी शानदार स्टोरी ना ही आपने कहीं सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। स्टोरी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं बिना कोई टाइम गवाए स्टोरी की ओर। तो ये कहानी है एक सिफा नाम की लड़की की, जो कि सऊदी अरब की थी। सऊदी अरब में एक छोटे से परिवार में सिफा का जन्म हुआ था। वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट रहे थे। सिफा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद सिफा की उम्र हो जाती है शादी के लायक। और मैं बता देता हूँ, सऊदी में लड़कियों की शादी 16 से 17 साल के बीच में कर दी जाती है। उन्हें इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा देर तक बिना शादी के नहीं रखा जाता। वो अगर थोड़ी सी घर के काम या फिर बातें समझने लगी तो फिर उसे वहाँ पर शादी दे दिया जाता है। तो उसकी भी शादी की उम्र हो गई थी। उसके लिए एक रिश्ता आया था, जो कि एक बहुत ही जाना माना टीचर था सऊदी अरब में। वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाता था। उसके पास पढ़ने के लिए इधर उधर चारों तरफ से लोग आते थे। उसने अगर किसी को पढ़ा दिया तो उसका एंट्रेंस में क्वालिफाई करना, उसने अगर किसी को पढ़ा दिया तो उसका डॉक्टर बनना लगभग कन्फर्म है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा होनहार टीचर था। तो उसका नाम था अली। अली ने रिश्ता भेजा शिफा के घर में। शिफा जो कि उस वक्त शादी के लायक हो गई थी। घर वालों ने भी बिना कुछ सोचे अच्छा रिश्ता बोल के उसके घर में उसको शादी दे दी। जैसे ही शिफा की शादी अली से हुई, उसी के 1 महीने बाद अली को दुबई के बड़े बड़े जाने माने हस्तियों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वो लोग अली को दुबई बुला के वहाँ पर टीचिंग करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अली को बहुत सारे पैसे देने के भी वादे किए। अली भी उनकी बातों में हाँ भर देता है, क्योंकि उस वक्त दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। तो वो भी हाँ करके दुबई जाने के लिए राज़ी हो जाता है। वो तो राज़ी हो गया था, लेकिन शिफा दुबई जाने के लिए राज़ी नहीं थी। शिफा अपने ससुर और अपने माँ को वहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकती थी। माँ यानी अली की मदर को भी वो माँ ही बोला करती थी, तो उसे भी वो छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन अली की शिफा के साथ बहस हो जाती है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे खुद पका के खाना पड़ेगा, और मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाऊँ या फिर खुद का काम करूँ। यही बोल के वो शिफा को मना लेता है। उसके बाद से वो लोग निकलते हैं दुबई की ओर। दुबई में वो लोग जाके पहुंचते हैं, और जिन्होंने उनको कांटेक्ट करके बुलाया था वो भी उसे रहने के लिए एक रूम देते हैं, जहाँ पर वो लोग अली को रहने के लिए बोलते हैं। वो जगह एकदम पूरा नॉर्मल थी, उसके आसपास में भी लोग रहते थे, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता था, और वो घर काफ़ी दिनों से बंद था। वहाँ पर जिसके थ्रू मैं अली काम करने गया था, उस मालिक ने कहा ये बस कुछ दिनों से बंद है, ये हमारे ही कंपनी के कॉन्टैक्ट का रूम है, और आप लोग यहाँ पर बहुत ही आराम से रह सकते हैं। लेकिन उस मालिक को नहीं पता था कि उस घर में क्यों लोग नहीं रहते हैं और वो घर इतने दिनों से क्यों बंद था। फिर अली और शिफा वहाँ पर रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं बिना किसी मिलाद या फिर कुरान खानी को करवाए। वो लोग यूं ही घर को साफ करके वहाँ पर रहने लगते हैं। उस वक्त शिफा अली से कहती है, ये घर काफ़ी छोटा सा लगता है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे कोई अच्छा सा बड़ा अपार्टमेंट खरीद के दो। तो अली कहता है, मैं तो अभी अभी यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, कुछ दिन हो जाए उसके बाद हम घर शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद अली जाता है अपने काम पर। अली अगर एक बार सुबह को काम पर गया तो वो सीधा आता है 5-6 बजे। एक दिन असर के नमाज के बाद अचानक से
अचानक से उस घर में किसी चीज़ों के गिरने की आवाज़ आई। तो सिफ़ा नमाज़ पढ़ रही थी, वो नमाज़ पढ़ के ख़त्म की, उसके बाद उठी और उसके बाद वो जाके किचन की ओर देखने लगी। तो उसने देखा कि किचन में बहुत सारे सामान गिरे हुए हैं और उसने खिड़की भी खुली रखी थी। तो उसे लगा शायद से खिड़की से हवा आई, इसकी वजह से सब गिर गया है। सो वो उसको बिना कोई नेगेटिव चीज़ सोचे बर्तन को उठा देती है और रख देती है ऊपर से ड्रॉयर पे। उसके बाद उसके घर के बाहर नॉक होता है। सिफ़ा जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि बाहर में एक आदमी खड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छे हालत में नहीं था। उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और उसके बाल भी और नाखून भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे और उसकी आँखों में एक अलग सा नूर था, जिसे देखकर पहले तो सिफ़ा थोड़ा डर गई। फिर उसके बाद उसे पूछने लगी, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो जो आदमी था वो कुछ भी नहीं कहता और बस सिफ़ा को घूरता जाता है। सिफ़ा सोचती है शायद से ये कोई गरीब आदमी है, इसे कुछ दे देना चाहिए। तो सिफ़ा जाती है कुछ पैसे निकालने के लिए। सिफ़ा जैसे ही पैसे निकालने के लिए जाती है और वो वापस आती है ड्रॉयर से पैसे निकाल के, वो देखती है कि वो आदमी चला गया है। वो आदमी वहाँ पर नहीं था। फिर सिफ़ा थोड़ा-सा दुःख करती है कि मैं गरीब आदमी आया था, उसे कुछ नहीं दे पाई और वो चला गया। लेकिन सिफ़ा को क्या पता था कि वो कोई गरीब आदमी नहीं, एक इफ़रित जिन है। उसके बाद जब शाम को अली अपने घर आता है, तो अली को वो सिफ़ा सारी बातें बताती है। तो अली कहता है कोई बात नहीं, अगर वो फिर कभी आए तो उसे अच्छे पैसे दे देना। उसके बाद वो लोग रात का डिनर करके सो जाते हैं। जैसे ही वो लोग सोते हैं, सिफ़ा को रात को नींद में वही जिन उसके सपने में मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब से तुम बस मेरी हो। ये सुन के सिफ़ा डर जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद वो अली को बताती है कि मेरे साथ मेरे सपने में वो जो आदमी आज मैंने दिन को देखा है, वही आया हुआ था। तो अली कहता है तुमने उस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया होगा, इसी वजह से वो तुम्हारे सपने में आ गया। अब उसको भूल जाओ और सो जाओ। उसके बाद सिफ़ा भी ज़्यादा माइंड नहीं करती है और सो जाती है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब अली काम पे गया होता है, वही बाबा फिर से उसके घर आता है और इस बार वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बदतर हालत में आया था, जिसे कि देखकर कोई भी उससे दूर चला जाए। पर सिफ़ा आती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ये आदमी फिर से आया है। तो वो उस आदमी को रुकने के लिए कहती है और कहती है घर के अंदर आ जाओ। फ्रेंड्स, घर हमारा कैसा भी हो, अगर आप खुद से किसी जिन या भूत को अपने घर पे इनवाइट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। वो जिन उस वहीं के आस-पास में कहीं पर हो, लेकिन वो उनके घर तो नहीं जा रहा था। सिफ़ा ने उसे अंदर आने के लिए कह दिया था और सिफ़ा जैसे ही पैसे निकालने के लिए जाती है, वो वापस आके देखती है वो आदमी वहाँ पर नहीं था। फिर सिफ़ा घर से बाहर निकलती है और इधर-उधर देखती है, वो आदमी उसे वहाँ पर भी नहीं दिखता है। फिर सिफ़ा फिर से हैरान होके आती है घर में, दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने बाथरूम की ओर निकल जाती है नहाने के लिए। वो जैसे ही नहाने के लिए जाती है, अपने कपड़े उतारती है, वहाँ पर वो जैसे ही शीशे में देखती है, उसे दिखता है कि उसके पीछे में वो आदमी खड़ा हुआ है। वो जैसे ही मुड़ के देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। सिफ़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद वो नहाती है और जाकर नमाज़ पढ़ती है और नमाज़ पढ़ने के बाद वो सो जाती है। और जैसे ही वो दिन को सोती है, फिर से उसके सपने में वही आदमी आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सिफ़ा फिर से चौंक के उठती है और कहती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सीधा फ़ोन करती है अली को और उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमारे घर आ जाओ।
फिर वो अली को एक एक चीज़ बताती है जो उसके साथ हो रहा है। फिर उसके बाद से अली भी कहता है कि तुम शायद उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लेने लगी हो, इसीलिए वो अली शिफा की बातों को थोड़ा नज़रअंदाज करता है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहता है। फिर शिफा भी उसकी बात मान लेती है। फिर उसके बाद रात को एक दिन अली और शिफा सोए रहते हैं। उसी वक्त अचानक से शिफा उठती है और शिफा जैसे ही उठती है उसका हाथ अली के हाथ पे लग जाता है। जैसे ही उनका हाथ उसके हाथ पर लगता है, अली भी अचानक से चौंक के उठ जाता है और वो देखता है शिफा को। वो देखता है शिफा की चेहरे पे वही जो आदमी वहाँ पर बार बार आता था, शिफा जैसा बताती थी, उसी तरीके का फेस शिफा के फेस में दिख रहा था और शिफा का फेस गायब था। वो देखकर अली बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद शिफा को होश में लाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जैसे ही शिफा का हाथ पकड़ता है, शिफा देखती है उसकी ओर, शिफा देखती है अली की ओर और वो अली को देख के बोलती है, ये सिर्फ मेरी है, इसे मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। और उसके बाद शिफा बेहोश हो जाती है और दिखता है शिफा का चेहरा जो कि बिल्कुल सूखा हुआ था। अली जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ना ही किसी मौलवी के कॉन्टैक्ट में था और ना ही किसी और के, और वो हैरान परेशान हो गया था और वो शिफा को घर पे अकेला छोड़ के जाना भी नहीं चाहता था। फिर उसके बाद अली उसके अगले ही दिन स्कूल जाता है अपनी छुट्टियां लेने के लिए और उसके बाद वहाँ पर जो उसका एक मास्टर था वो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता था। अली ने उस मास्टर से उसकी बात की तो वो उसके घर के आसपास ही रहता था। तो अली को उस मास्टर ने कहा, मेरे कॉन्टैक्ट में एक मौलवी है जिसे मैं जानता हूँ, तुम उसके पास उसे दिखा सकते हो। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम लोग जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो वो अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा भयंकर है और वहाँ पर आज तक कोई भी रह नहीं पाया है। तो ये सुनकर अली और ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद अली पूछता है कि हमें हमारे मालिक ने ये अपार्टमेंट रहने के लिए दे दिया। फिर मैंने उनके बारे में कुछ भी पूछा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री था। तो उसके बाद वो मास्टर अली को बताता है उस जगह की सच्चाई। वहाँ पर कई सालों पहले एक इफ़रित जिन रहा करता था जिसने एक लड़की को वहाँ पर पसंद कर लिया था और उसे वहीं पर मार के उसके आत्मा के साथ रहने लगा था। लेकिन वो इफ़रित जिन इतना नापाक था कि वो जो भी उस घर में आता, जो भी कोई लड़की उस घर में आती उसके पीछे लग जाता। इस बार उसकी नज़र तुम्हारे शिफा पर है। उसके बाद अली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो उस मास्टर को पूछता है कि अब क्या किया जाए। तो वो मास्टर कहता है तुम शिफा को बिना बताए उसे किसी बहाने से मेरे घर ले आओ, मैं मौलवी साहब को ले आता हूँ अपने घर, फिर वही हमें बताएंगी कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद अली शिफा को बिना कुछ बताए उसे ले आता है उसके घर। जैसे ही वहाँ पर मौलवी साहब शिफा को देखते हैं वो कहते हैं ये इफ़रित जिन इसके ऊपर पूरा हावी हो चुका है, अगर तुम्हारी बीवी को बचाना है तुम्हें तो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। उसने अली को कहा कि अली तुम वहाँ पर अकेले जाओगे और जाकर वहाँ पर उस घर में तुम्हें एक ताबीज़ मिलेगी जो कि उस जिन की है, जिसने उस घर में कहीं पर उस जिन ने वो ताबीज़ छुपा के रखी है जिस पर उसकी सारी ताकतें बंद है। उसके बाद अली कहता है अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो तो मुझे हार्म करने की पूरी कोशिश करेगी। तो उसके बाद अली को वो मौलवी कहता है मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे रहा हूँ, इससे वो तुम्हें छू तो नहीं पाएगी लेकिन वहाँ जितने भी सामान रखे हुए हैं तुम लोगों के, उन सब सामानों से वो तुम पे अटैक कर सकती है, तो इससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद अली कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए
सब कुछ करने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो मौलवी उसे वो ताबीज़ पहनाता है और कहता है कि तुम दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ते रहना और वहाँ जाना, वो तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता है। अगर तुमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की या गलती की तो वो तुम पे अटैक ज़रूर करेगा। इफरीत जिन जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उसके पास अली अपनी बीवी को बचाने के लिए चल पड़ता है। वो सीधा जाते जाते वहाँ पर जाके देखता है कि वो घर पूरा सुनसान और वीराना है। तो उसने पहला काम किया, जो पानी को पढ़ के उस मौलवी ने दिया था उसे चारों तरफ छींटने लगा। वो जैसे ही छींट रहा था पानी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कह रहा था वो जिन कि तू चला जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार डालूँगा। लेकिन अली अपने वाइफ के लिए वहाँ पर रुकता है। उसके बाद अली उस घर में वो ताबीज़ ढूंढने लग पड़ता है। वो जिधर जिधर पानी मार रहा था चारों तरफ लाल लाल चीटे पड़ जा रहे थे। एक जगह पे उसने जब पानी मारा एक दीवार पे, वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर ब्लू ब्लू छीटा हो रहा है जबकि चारों तरफ लाल छीटा हो रहा है। तो उसने समझ लिया कि यहीं पर कुछ हो सकता है। उसने उस दीवार को मारा और खोद दिया। वो दीवार तोड़ के उसने वो ताबीज़ निकाला और उसके बाद सीधा ले गया उस मौलवी के पास। उसके बाद अली बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कष्ट करके वो ताबीज़ ले आता है और उस मौलवी को दे देता है। फिर उसके बाद वो मौलवी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पता नहीं क्यों। उसे देखकर अली को थोड़ा डाउट हो रहा था उस पर, लेकिन अली कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अली उसके मालिक को जाकर कहता है ये सब बात और उसके बाद कहता है मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर सऊदी। फिर उसके बाद अली निकलता है जिद्दा की ओर। जिद्दा सऊदी का एक शहर का नाम है जहाँ पर कि अली रहा करता था। फिर जैसे ही अली घर पहुँचता है वो देखता है 2-3 दिन तक तो शिफा बिल्कुल अच्छी और बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर जैसे उसको मेडिकल लेके जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि इससे सारे सिम्टम प्रेग्नेंट वाले हैं। फिर उसके बाद अली और शिफा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद 8 से 9 महीने ऐसे ही शिफा की तबीयत ख़राब रहा करती थी, लेकिन बीच बीच में वो ठीक हो जाती, बीच बीच में फिर से वो बीमारी में पड़ जाती। उसी वक्त शिफा के प्रेगनेंसी के 8 महीने हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसके 8 महीने होते हैं वो लोग करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। और जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, जब भी चेकअप का टाइम होता था वो मना कर देती थी और घर वालों को कहती थी कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे चेकअप नहीं करवाना। उसके बाद 8 महीने के बाद शिफा का चेकअप करवाने ज़बरदस्ती उसके घर वाले उसे लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि देखने को मिलता है जब अल्ट्रासाउंड होता है कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। जो सुन के उसके घर वाले सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फिर पेट किस तरीके से फूला हुआ है। वो सब राज डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। असल में क्या हुआ था कि वो जो मौलवी था उसे वो ताबीज़ चाहिए था क्योंकि वो उस जिन को कंट्रोल करना चाहता था और उस जिन को भी उसके लिए किसी का साथ चाहिए था। तो उस मौलवी ने सारे ताबीज़ टोटके कर कर शिफा को पहना दिए थे और उसे उस इफ़रित जिन के पास बेच डाला था। अभी से वो शिफा के शरीर के अंदर ही था। तो वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग मौलवी के पास शिफा को लेके जाते हैं। उसके बाद वो वहीं पर सऊदी में उसे एक अच्छे मौलवी के पास लेके जाते हैं। अली की वहाँ पर बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, तो वो लोग उसे एक अच्छे मौलवी के पास लेके जाते हैं। फिर वो मौलवी उन्हें वो सब कुछ राज बताता है। फिर उसके बाद मौलवी कहता है अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि इफ़रित जिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे लड़ना हमारे इंसानों की बस की बात नहीं है। फिर अली कहता है मैं शिफा को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता, प्लीज़ आप मेरी कोई तो कोई हेल्प करें। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम इसे
मक्का मदीना ले जाओ। वो जितने दिन तक वहाँ पर है वो कोई इफ़रित जिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसके बाद जब जब अली सिफ़ा को वहाँ ले जा रहा होता है, इफ़रित जिन सिफ़ा को पजस करके नहीं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग भी बहुत ज़िद्दी थे। वो लोग उसे वहाँ पर ज़बरदस्ती ले जाते हैं। फिर वो लोग जैसे वहाँ पर उसे ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ के जो मौलवी थे वो लोग पाक पानी छिड़कते हैं। सिफ़ा को मस्जिद आइशा के पास में रखा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सिफ़ा की तबीयत में सुधार आने लगता है और वो करीबन 4 से 5 महीने रहने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसका जो पेट फूला हुआ था वो भी कम हो जाता है। लेकिन वहाँ के मौलवियों ने उसे बताया था कि तुम लोग कभी भी दुबई मत जाना। अगर तुम लोग वहाँ के आस-पास में भी भटके तो वो इफ़रित जिन इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें पोज़ेस कर ही लेगा। उसके बाद से सिफ़ा और अली अगर कहीं दूर घूमने भी जाते तो वो अगर फ़्लाइट दुबई जाती हो तो वो लोग उस फ़्लाइट में नहीं जाते थे। और उसके बाद से खबर आती है कि वहाँ पर जिस मौलवी ने सिफ़ा के ऊपर वो ताबीज़ देकर जादू किया था, वो जादू के वजह से वो मौलवी मारा जा चुका है और वो जो इफ़रित जिन था वो सिफ़ा के बदले उस मौलवी को ले गया। क्योंकि इफ़रित जिन इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें अपनी बात मनवाना ही पड़ता है। लेकिन वो सिफ़ा को इसी वजह से नहीं कुछ हार्म कर पाया क्योंकि वो मक्का मदीना के पास में थी। आप लोगों को पता ही होगा कि मक्का मदीना कितनी पावरफुल चीज़ है वहाँ पर। वहाँ पर ऐसे शैतानों और भूतों का कोई औकात नहीं है। सो इसी वजह से सिफ़ा बच गई और सिफ़ा की जान अभी भी सही सलामत है। और उसके बाद से वो लोग वहाँ खुशी-खुशी रहने लगे और उसके बाद अली और सिफ़ा का एक नन्हा-सा बेटा भी हुआ, जिसे वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो हे फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं। और आज की स्टोरी मतलब बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर भी यूँ ही आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए अगर हमें उसके बारे में अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी ना हो। क्योंकि जिस तरीके से उस मौलवी ने सिफ़ा को बेच डाला उस इफ़रित जिन के पास, वैसा कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है। इसी वजह से अपने जानकार और बहुत ही भरोसेमंद आदमी के पास ही इन सब चीज़ों में आपको अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो करवाएँ। ऐसे किसी के भी पास अगर आप लोग जाएँगे तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसे आपके पीछे कोई भी एंटिटी लगा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि हमारी ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।